फीडबैक एम्पलीफायर्स एंड टोपोलॉजी, जो कि आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है। और आगे ये जो है, ये अभी आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज द बेस जो कि हम ओपैम में अप्लाई करेंगे। और किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आज आप पढ़ेंगे कि फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है। आज आप सिंपल एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर उसमें फीडबैक का कॉन्सेप्ट लगा करके उसको फीडबैक एम्पलीफायर बनाया जाएगा, जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था। बहुत टाइम हो गया है लास्ट क्लास को, बट फिर भी थोड़ा सा अगर ध्यान हो आप लोगों को, और होना भी चाहिए, कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ पे एंड किया था वहाँ पे पढ़ा था कि 4 टाइप से हम एम्पलीफायर को डिजाइन कर सकते हैं नेचर वाइज। नेचर वाइज मतलब कि हमने पढ़ा है कि हमारा जो इनपुट की क्वांटिटी है वो क्या हो सकता है, या तो वोल्टेज या करंट। तो सिमिलरली आउटपुट क्या हो सकता है, वोल्टेज और करंट। और यही दो बेसिक क्वांटिटीज हैं, इन्हीं से आगे जाकर के फिर पावर जनरेट होती है। पावर की इक्वेशन पता है सभी को? पावर की इक्वेशन पता है? यस मैम, V into I। यस, V into I, वेरी गुड। तो V into I में V and I आर दी बेसिक क्वांटिटीज जो कि हम एज ए इनपुट देते हैं। तो इस बेसिस से जो नेचर वाइज अगर देखा जाए, वैसे तो एम्पलीफायर आपके इन्फिनिट टाइप के हैं। इन्फिनिट टाइप मतलब आज के टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे एम्पलीफायर डिजाइन किया जाता है। बट जो उसमें इनपुट और आउटपुट होगा वो आपकी बेसिक क्वांटिटीज करंट या वोल्टेज होगा। तो उस बेसिस पे अगर हम डिजाइन करें तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर। कौन कौन से, अब नाम बता सकते हैं क्या? नाम बताइए सभी लोग प्लीज, सभी को रिस्पॉन्स। यस मैम, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर। ठीक है, अब आगे आप चुप हो जाइए। और कोई बताइए, और कोई भी बताइए प्लीज। एनीवन एल्स? ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। कंडक्शन एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस ट्रांस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। हाँ, और एक बार मैं थोड़ा रीनेम कर लूं। और एक वोल्टेज और करंट, बेसिक 4 टाइप के एम्पलीफायर हैं। तो अब देखते हैं कि इन चारों एम्पलीफायर्स को हम डिजाइन कैसे करेंगे। दीज आर दी बेसिक एम्पलीफायर्स। सभी लोग जल्दी ज्वाइन करिए, 39 स्टूडेंट्स हैं अभी सिर्फ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्लास नहीं लेनी है क्या? तो बाकी के एम्पलीफायर की डिजाइनिंग, तो आप सभी लोगों को व्हाइट बोर्ड विजिबल होगा? यस मैम। तो एम्पलीफायर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, एम्पलीफायर्स और सिंपली एम्पलीफायर। इसमें हमने देखा 4 टाइप के एम्पलीफायर होते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है वोल्टेज एम्पलीफायर। कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप लोग बीच में पूछ सकते हैं कि ये क्या है, कैसे है। अभी जो हम लोग एम्पलीफायर पढ़ने जा रहे हैं, ये सबसे बेसिक एम्पलीफायर है। मतलब जब हम सर्किट को डिजाइन करने जाते हैं और उससे एंड में एक कंप्लीट सर्किट निकल करके आता है, तो उस कंप्लीट सर्किट में हम सिर्फ ब्लॉक से जानते हैं कि ये ब्लॉक किसका है, ये ब्लॉक किसका है, ये ब्लॉक किसका है। जैसे ये इनपुट स्टेज है, ये इंटरमीडिएट स्टेज है, एंड दिस इज आउटपुट स्टेज। 3 स्टेजेस जनरली होती हैं। तो जो इंटरमीडिएट स्टेज है उसमें जो मोस्ट कॉमन यूज की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो है एम्पलीफायर। तो उस एम्पलीफायर में आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ अलग से हम लोग उसमें पढ़ेंगे। इसमें जो बेसिक आपने पढ़ा है वो है बीजेटी, एफईटी एंड डायोड।
उन्हीं से बना हुआ सर्किट होता है जो कि एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। लेकिन जब हम सिर्फ एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं तो वो तो आपका बेस है, वो आपको पता होगा कि वो हमारा बीजेटी का बना हुआ एक सर्किट है जो कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। लेकिन जब हम उसको सर्किट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसको हम एक मॉडल के फॉर्म में बनाएंगे, मतलब एक इक्विवेलेंट सर्किट समझ लीजिए कि एक एम्पलीफायर तो है जो कि बीजेटी का बना हुआ सर्किट है। मतलब ऐसा डायग्राम आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में देखा होगा, देखा है सभी ने? बताइए मुझे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज वोल्टेज सप्लाई, दिस इज ग्राउंड, यहाँ पे हम आउटपुट, ये कलेक्टर है। ये चीजें बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये बेस है, ईबीसी आपका बेस था, उसका अप एक लेवल अप सब्जेक्ट है आपका एनालॉग सर्किट। तो जहां भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके बेस में है जो कि आपका क्लियर नहीं है, तो पूछ सकते हो आप लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूछ नहीं सकते, बट थोड़ा सा अगर आप खुद से एफर्ट डालेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएंगी चीजें। ये आपका एक ऐसा सर्किट जो आप लोग पढ़ चुके हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, बट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक वोल्टेज एम्पलीफायर। यहाँ पे भी हम इनपुट में वोल्टेज देते थे और यहाँ पे भी हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलता था। मतलब कि ये भी कैसा है, ये बताइए, ये भी एक वोल्टेज एम्पलीफायर हुआ या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो वोल्टेज एम्पलीफायर तो है ये, बट कोई भी सर्किट एक एम्पलीफायर, मतलब ये बीजेटी का बना हुआ है, सिमिलरली एक एफईटी का बना हुआ सर्किट होगा, या और भी कोई दूसरे, जैसे डायोड्स, 2-3 डायोड्स को कनेक्ट कर दिया, वो भी एम्पलीफिकेशन का काम कर रहे हैं, तो उससे बना हुआ सर्किट भी होगा जो कि एम्पलीफायर का काम करेगा। बट हमें क्या करना है, हमें एक जनरलाइज्ड सर्किट पढ़ना है जो कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइस की हमने क्या यूज किया है फॉर एन एम्पलीफायर, बट वो एक जनरल सर्किट होगा, एक जनरल मॉडल होगा जिसमें कि जिसको कि हम हर एम्पलीफायर में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कुछ ऐसा होता है। आप लोग को पहले ही पीडीएफ मिल गया है, तो मे भी आप में से कुछ ने अगर खोल के देखने की थोड़ी सी मेहनत की होगी तो उनको देख मिला होगा कि ऐसा कुछ सर्किट बना हुआ है। दिस इज योर वी नॉट आउटपुट वोल्टेज। ये क्या होगा बताइए, आउटपुट स्टेज में लगा हुआ है? RL. यस, RL। ये है R0, इसको हमने लिख दिया A स्मॉल v, याद रखिएगा, दिस इज स्मॉल v एंड दिस इज VI। VI क्या है, ये हो गया हमारा RI एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स और सोर्स रेजिस्टेंस सिंपली, और यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है VI। ठीक है, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें जो इंटरमीडिएट स्टेज है, अगर हम इसकी बात करें, दिस स्टेज, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 चीजें दिख रही हैं, विच इज RI, R0 और थर्ड क्वांटिटी कौन सी है बताइए? AVVI. ठीक है, AVVI। ये 3 क्वांटिटीज हैं। ये जो है, ये जो रेड ब्लॉक आपका, रेड डॉटेड लाइन के अंदर ये चीजें बनी हुई हैं, दिस इज योर बेसिक एम्पलीफायर। अब ये बेसिक एम्पलीफायर में हमने क्या लगाया हुआ है, अगर सबसे पहली क्लास में जाएं तो वहां पे हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक पढ़ा था। कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक में बहुत सारे हमारे पास 3 ब्लॉक थे, 3 ब्लॉक के अलावा भी 2-3 थे, लेकिन जो सबसे पहला ब्लॉक हमने पढ़ा था वो था कि हम इनपुट में सोर्स लगाएंगे। तो जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले लगा हुआ है एक सोर्स VS, और VS का इंटरनल रेजिस्टेंस या तो फिर सोर्स रेजिस्टेंस RS, उसके बाद आ गया एक RI, एंड देन हम सेकेंड पार्ट में जा रहे हैं, मतलब ये हमारा इनपुट स्टेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जा रहे हैं आउटपुट स्टेज में। तो आउटपुट स्टेज में है एक, ये कौन सा सोर्स है, अब बताइए, आप लोग पढ़ चुके हैं सभी लोग, ये जो AVVI है, व्हाट इज दिस? Ma'am, voltage control voltage source. यस, जिनको नहीं याद आ रहा है, पढ़ा हुआ है फिर भी याद नहीं आ रहा है, तो एक बार ध्यान से याद कर लीजिए कि हमने 2 टाइप के बेसिक सोर्स पढ़े, एक तो वोल्टेज सोर्स पढ़ा है और एक
करंट सोर्स, ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। उसके अलावा आपने 4 और सोर्सेज पढ़े हैं विच आर डिपेंडेंट सोर्सेज। डिपेंडेंट सोर्सेज में क्या क्या पढ़ा है आपने? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज डिपेंडेंट, बताइए, करंट सोर्स, करंट सोर्स, करंट सोर्स। सिमिलरली करंट डिपेंडेंट वोल्टेज वोल्टेज सोर्स, सोर्स, डिपेंडेंट करंट करंट सोर्स। सी। अब आप ये 4 देखो, यहाँ पे भी 4 हैं और एम्पलीफायर्स भी 4 हैं। क्यों 4 हैं? क्योंकि ये 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, या तो आपका वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा या तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा। सिमिलरली फॉर करंट, या तो करंट सोर्स होगा सिर्फ, या तो फिर करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो अब यहाँ पे जो AVVI है, AV में जो AV टर्म आप लोगों को दिख रही है, दिस AV टर्म, ये AV टर्म कोई गेस कर सकता है? कोई सोच सकता है क्या कि थोड़ा बहुत कि ये क्या होगा? वोल्टेज गेन, वोल्टेज, यस, वेरी गुड, वोल्टेज गेन है ये। बट ये किसका है? मैम एम्पलीफायर का। तो एम्पलीफायर तो ये पूरा सर्किट हुआ, ये पूरा सर्किट हुआ एम्पलीफायर। और अभी हम लोग इसका एक गेन भी निकालेंगे विच विल बी A कैपिटल V, विच विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस AV। तो ये जो AV है, आप लोग सही बता रहे हैं, मे बी ओपन लूप गेन हो। यस, ओपन लूप गेन है। और ये ओपन लूप गेन अगर हम इस सर्किट में जाएं, ये बगल वाला सर्किट देखिए, बीजेटी वाला, ये वाला, इस सर्किट में बीजेटी का आपने बीटा पढ़ा हुआ है, बीटा पढ़ा है? यस मैम, करंट किसका रेशियो एम्पलीफिकेशन है? फैक्टर। बीटा इज रेशियो ऑफ IC by IB। सिमिलरली आप वोल्टेज का भी रेशियो निकालते हैं, क्योंकि ये करंट सोर्स है इसलिए यहाँ पे ये करंट एम्पलीफायर है, इसलिए यहाँ पे IC by IB का है, बट हम यहाँ AV भी निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली ये जो आपका V0 by VI आएगा, वो अगर आप लोगों को याद हो, ये होता है बीटा HFP RL by RL, हाँ ये होता है इसका गेन, HFP RL by R in फॉर वोल्टेज गेन AV। ये करंट गेन होता है, करंट गेन बीटा को ही हम HFE बोलते हैं। अगर आप लोगों ने मॉडल पढ़ा होगा, H मॉडल या पाई मॉडल या कोई मॉडल पढ़ा होगा, तो उसमें ऐसा कुछ गेन वोल्टेज का होता है। तो ये जो स्मॉल AV दिख रहा है, ये दिस स्मॉल AV इज नथिंग बट द गेन ऑफ दिस इंडिविजुअल सर्किट। और इस इंडिविजुअल सर्किट में हमने सोर्स लगा दिया है और लोड लगा दिया है, तो ये एक एम्पलीफायर बन गया है। अभी इसमें फीडबैक यूज नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इस ओपन लूप सर्किट का गेन है AV, और उसके बाद हमें इस पूरे के पूरे सर्किट का गेन AV निकालना होगा, A कैपिटल V, जो कि अभी हम लोग आगे निकालेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, एक छोटा सा डेरिवेशन भी किया था जहाँ पे कि A निकाला था, फीडबैक गेन निकाला था सिंपली। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटीज है? और हाँ, ये है RI। RI क्या है? RI इज नथिंग बट इनपुट रेजिस्टेंस of this amplifier का input resistance, then R0 output resistance of this amplifier। और RS क्या है? RS बताइए। मैम VS का सोर्स रेजिस्टेंस। RS is source resistance, yes। और उसके बाद RL क्या है? लोड रेजिस्टेंस। yes, RL is लोड रेजिस्टेंस। ये सारी क्वांटिटीज क्लियर हो गए, ये सारी इसमें ये चीजें लगी हुई हैं, ये क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि अब इसको डिजाइन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या हमारा RI होना चाहिए, क्या हमारा R0 होना चाहिए। और AVVI इज नॉट इन आर कंट्रोल। AVVI क्या है? AVVI इज अ वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जहाँ पे जो AV गेन प्रेजेंट हो रहा है, दिस इज द गेन ऑफ दिस बेसिक सर्किट। ये क्लियर है सभी को? क्लियर Yes. है? नेक्स्ट चले हम लोग, ठीक है। अब एक नेटवर्क का सिंपल सा हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा नेटवर्क का कॉन्सेप्ट, बताइएगा कि क्या होगा यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू। सी, आपको नेटवर्क भी जानना है, कंट्रोल भी जानना है, सारे सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको लगा के चलने हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद ही में कंफ्यूज हो जाइए कि अच्छा वहां पे तो ये पढ़ा था तो यहाँ कैसे हो गया। अब ये रिलेट करना है और सही तरीके से रिलेट करना है। यहाँ पे प्रेजेंट है 20 ओम, यहाँ पे प्रेजेंट है 80 ओम।
and this is 100 volts. Now अब आप लोगों को बताना है this is V2 and this is V1. कोई बता सकता है V1 V1 20 वोल्ट, V2 80 वोल्ट। यस, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताइए भाई, कैसे आया? बाकी लोग भी, सभी को ये समझ आ गया कि ये 20 होगा, ये 80 होगा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? और अगर नहीं समझ में आए तो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लगा है कॉन्सेप्ट वोल्टेज डिवीजन का, और वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 into 20/20 plus 80. This is the formula for voltage division. Similarly, for V2, it will be 100 into 80/20 plus 80. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हम सिंपली ऑब्जर्व करें रेजिस्टेंस की वैल्यू को, कि अगर ये हमारा कम है और ये ज्यादा है, तो हमारा ज्यादा पार्ट वोल्टेज का कहाँ प्रेजेंट हो रहा है? हाई रेजिस्टेंस में ज्यादा ड्रॉप है। हाई रेजिस्टेंस वैल्यू पे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, अगर आपको याद हो, एम्पलीफायर का फर्स्ट स्टेज है, मतलब जो इनपुट स्टेज है वो क्या है? दिस इज योर Vs और ये है Rs। Vs एंड Rs जो है ये सोर्स का है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी Vs की वैल्यू होगी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन दिस इज Ri और ये हम डिजाइन कर रहे हैं एज अ डिजाइनर, मतलब हम एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें ये डिसाइड करना है कि अब हम इस Ri की वैल्यू को कितना पुट करें। तो अब ये तो हमें पता है कि अगर इस नेटवर्क में Ri की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो डेफिनेटली Vs का मेजर पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? RI। Ri के क्रॉस, मतलब यहाँ वोल्टेज डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझ आया? किस तरीके से वोल्टेज डिवीजन का कॉन्सेप्ट आया पिक्चर में? तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? ये दिस इज Vi। तो पहली कंडीशन जो निकल करके आती है कि Vi हमारा, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो? आइडियली क्या होना चाहिए? Vi वही होना चाहिए जो हमने Vs दिया है आइडियली। यस और नो? मतलब जो हमारा सोर्स का Yes, ma'am. वोल्टेज है वही पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ पे पहुंच जाए? जो हमारा एक्चुअल सर्किट है वहां पे, बिना डिवाइड हुए। बट क्योंकि Vs का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमें पता है और वो आने ही वाला है, वो दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल। कोई भी अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है तो आप लोगों ने बताइए। मैम बीच में वॉइस कट होगी। एक मिनट, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल शो कर रहा है यहाँ पे, एक मिनट। कॉलेज का नेट यही होगा, ऐसे ही फ्लक्चुएट करता रहेगा। आवाज आ रही है सभी को? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. अभी कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है? No, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो भी हमारा सोर्स वोल्टेज है वो पूरा का पूरा हमारे इनपुट में एज इट इज प्रेजेंट हो जाए विदाउट एनी ड्रॉप। मतलब उसमें कोई भी ड्रॉप ना हो, केवीएल कहीं भी ना अप्लाई हो, उस Vs की पूरी वैल्यू हमारे इनपुट में प्रेजेंट हो। बट क्योंकि हमें पता है कि Rs इज गोइंग टू कम इनटू पिक्चर, तो इस Rs को तो हम कम कर ही नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें कि Ri को बहुत ज्यादा कर दें। तो ये जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई हमारी वो ये है कि Ri शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन Rs। तो इनपुट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है फॉर एन वोल्टेज एम्पलीफायर शुड बी वेरी हाई प्रैक्टिकली एंड आइडियली। आप बताइए क्या रखें? इनफाइनाइट। Infinite. यस, आइडियली हम Ri को इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब हम ओपन सर्किट कर दे बेटा। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर वोल्टेज एम्पलीफायर। अब सेकंड चलते हैं हम लोग आउटपुट स्टेज में। आउटपुट स्टेज में हमने क्या देखा, क्या लगा हुआ है आउटपुट स्टेज में? R0।
this circuit is that this is output state, यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे है R0 एंड यहाँ पे है RL, और RL के क्रॉस हम ले रहे हैं आउटपुट। दिस इज योर V0, दिस इज R0, ये है AB इंटू BI। ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट स्टेज। इस आउटपुट स्टेज में नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है R0। अब R0 को हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू RL पुट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AVBI तो क्वांटिटी यहाँ पे प्रेजेंट हो गई। AVBI मतलब VI इनपुट वोल्टेज पे डिपेंडेंट एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है। अब इस वोल्टेज सोर्स को हमें कहाँ पे ले जाना है, आउटपुट पे। मतलब ये जो वोल्टेज है ये पूरा का पूरा हमें आउटपुट में चाहिए, तभी तो ये हमें एम्पलीफाइड मिलेगा। अगेन यहाँ पे एक KVL का सर्किट बन रहा है। जैसा कि एक नेटवर्क अभी हमने शुरू में देखा, वैसा ही एक नेटवर्क यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है। तो हमें चाहिए क्या, V0 चाहिए। V0 इज दी वोल्टेज अक्रॉस दिस RL। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AVBI इंटू RL डिवाइडेड बाय RL प्लस R0। ये इक्वेशन बनेगी या नहीं, Yes, बाय ma'am. यूजिंग वोल्टेज डिवीजन। अब इस वोल्टेज डिवीजन में अब हमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि क्योंकि हमें मेजर पार्ट RL के क्रॉस चाहिए, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट बनती है वो क्या बनती है कि RL शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट, बताइए। R0. सॉरी, RL नहीं, RL को हम कुछ नहीं कर सकते, गलत है ये। मैम ये हमें यूजर के हाथ में है, इसलिए यस RL नहीं, हमें RL डिजाइन नहीं करना है, हमें R0 को डिजाइन करना है। तो R0 क्या होगा, R0 शुड बी वेरी वेरी लेस देन RL एंड आइडियली इस R0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। 0. इस R0 की वैल्यू बहुत ही कम, वेरी स्मॉल। R0 क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ये जो एम्पलीफायर हमने अभी अभी डिजाइन किया है उसका आउटपुट रेजिस्टेंस है R0। और RL क्या है, RL इज दी लोड रेजिस्टेंस दिस इज नॉट इन आर कंट्रोल। क्यों हमारे कंट्रोल में नहीं है, बताइए। मैम क्योंकि उससे ये यूजर यूज करने वाला है, और मतलब लोड मतलब क्या, जैसे प्रैक्टिकली आप ऐसे समझो कि आपने क्या किया, मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया। ठीक है, तो मोबाइल चार्ज हो रहा है किसी से, तो आपका जो मोबाइल है वो कितनी पावर कंज्यूम करता है ये आपको नहीं पता है। तो उसको आप जहां भी कनेक्ट कर रहे हो, वो जिससे कनेक्ट किया वो आपका सोर्स है, और मोबाइल आपका क्या होगा, लोड एंड पे आ जाएगा जो कि पावर को कंज्यूम कर रहा है। तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स है, लेकिन जिस सोर्स से आपने कनेक्ट किया है वो आपको पता ही नहीं है। बीइंग अ यूजर हम लोग उससे अवेयर ही नहीं है। तो यूजर एंड पे जो चीजें आ जाती हैं वो है सोर्स रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस विच इज नॉट इन आर्म कंट्रोल, बट जो कंट्रोल में है वो क्या है, ये RI और R0। क्योंकि जो मोबाइल फोन है उसका RI एंड R0 तो फिक्स कर दिया हमने पहले ही, R0 को बहुत कम कर दिया है ताकि हम किसी भी RL से कनेक्ट करें तो भी ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसफर हो। इज इट क्लियर? यस मैम। मतलब जो R0 हुआ, R0 आउटपुट रेजिस्टेंस, उसकी जो कंडीशन निकल करके आ रही है वो क्या है, दिस R0 शुड बी 0 आइडियली। इज इट क्लियर? तो इसीलिए अगर आप लोगों को ध्यान होगा, जब हमने पढ़ी है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर यूजिंग नेगेटिव फीडबैक की प्रॉपर्टीज, तो उसमें जो हमने सबसे पहले पढ़ा है कि एक तो गेन को डिसेंसिटाइज करना, दूसरा नॉइज को रिड्यूस करना, डिस्टॉर्शन रिड्यूस करना, एंड फोर्थ पॉइंट वाज टू कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंसेस। क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर मैचिंग एनी डिवाइस टू दी अदर डिवाइस, ताकि पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है वो हमारे कंट्रोल में हो। मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करना मेन इंटेंशन है उस एम्पलीफायर का, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उस एम्पलीफायर का इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस
उस हिसाब से सेट होगा जैसा कि वो काम करने के लिए बनाया गया है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से दो कंडीशन निकल करके आई हम है। आर नॉट को शॉर्ट कर देंगे ना? आर नॉट को शॉर्ट कर सकते हैं, यस वेरी गुड। आर नॉट को हमने क्या किया, 0 कर दिया, ठीक है। बट दिस इज आइडियल केस, आइडियल केस है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं डायोड की, बीजेटी की, आपको पता हुआ कि एक आरडी डायोड के साथ आरडी पिक्चर में आ जाता है। सिमिलरली बीजेटी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड, तो वहां पे भी स्मॉल अमाउंट ऑफ फीडबैक फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस तो प्रेजेंट हो ही जाएगा। सिमिलरली रिवर्स बायस रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। तो इसलिए ये हम डिजाइन नहीं करते हैं, डिजाइन नहीं करते, बट क्योंकि हमें पता है कि ये प्रेजेंट होने वाला है, तो हम मिनिमम केस मतलब वर्स्ट केस के लिए डिजाइन करते हैं। कोई भी सर्किट जो डिजाइन किया जाता है वो डिजाइन किया जाता है वर्स्ट केस के लिए। समझ सकते हैं वर्स्ट केस मतलब क्या? यस मैम। वर्स्ट केस मतलब कि उसको आप कितनी भी गिरी हालत में यूज करो, दिस शुड वर्क प्रॉपरली। मतलब कि हम ये अज्यूम करके नहीं कर सकते हैं कि आर नॉट विल बी 0, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिकली जब हम सर्किट से डील करते हैं तो वो एक नॉन लीनियर डिवाइस है प्रैक्टिकली, बट वी आर टेकिंग इट्स फंक्शन एज अ लीनियर डिवाइस। तो नॉन लीनियर से लीनियर में हम तो उसको मैप कर रहे हैं, बट एक्चुअली तो वो नॉन लीनियर डिवाइस है। नॉन लीनियर डिवाइस है तो डेफिनेटली हमने ये मान लिया कि आर नॉट 0 होना चाहिए फॉर आर कैलकुलेशन, बट ये पता है कि आर नॉट विल बी स्मॉल वैल्यू, कुछ ना कुछ 20 ओम्स या अप टू 100 ओम्स प्रेजेंट होगा। तो उस 100 ओम को भी वो टॉलरेट कर जाए और मैक्सिमम पावर शुड बी ट्रांसफर टू दी आउटपुट, ऐसा होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गई। नेक्स्ट अब हमें निकालना है गेन। गेन जो अभी हमने वोल्टेज डिवीजन लगाया था आउटपुट सर्किट में, यहाँ पे गेन को मैंने डिनोट किया हुआ है। ये सही से वर्क नहीं कर रहा है यार। ए कैपिटल वी है, वो था आपका वो जो इंटरनली एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, वो ए स्मॉल वी है। क्यों? क्योंकि वो उस बेसिक डिवाइस का गेन है। वो जो डिवाइस हमने एक लगाई है जिसकी वजह से एक सर्किट बना हुआ है, उस सर्किट का गेन है। एंड दिस एवी इज द गेन ऑफ ओवरऑल एम्पलीफायर। तो इसका जो गेन हमने निकाला बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन, एवी की वैल्यू है वी नॉट बाय वी आई। उसी इक्वेशन में अगर हम लोग थोड़ा और आगे इसको इधर लेफ्ट शिफ्ट कर लेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी एवी इंटू आर एल बाय आर एल प्लस आर नॉट। ठीक है, अब इसमें ये दोनों, ये एवी एंड एवी दोनों इक्वल कब होंगी आप बताइए? मतलब कि हमारा ये गेन should always or will be almost equal to this AV, कब, किस केस में? When R naught is as small as possible. R नॉट तो हमने डिजाइन कर दिया एक बार, उसको फिर RL बेसिस पे बताना है आपको। मतलब R नॉट को जब आपने क्या किया, यहाँ पे सर्किट देखो, R नॉट को आप 0 कर दो, ठीक है, क्या कंडीशन है, उसके बाद आपको एवी मिल जाएगा, बट आर नॉट आपका फिक्स हो चुका है। इसको हमें आर नॉट इज वेरी वेरी लेस देन आर एल, तो मैम आर नॉट नेग्लेक्ट हो जाएगा और आर एल कैंसिल हो जाएगा। यस, ये सही आपका कहना है, लेकिन जब हम अभी बात कर रहे हैं दोनों एवी की, दोनों मतलब ये जो एवी है इस ओवरऑल सर्किट का है, एंड दिस एवी इज ओनली ऑफ दैट बेसिक सर्किट। यहाँ पे आर एस और आर एल भी पिक्चर में आ चुके हैं, तो हमें इस आर एल को रिमूव करना होगा। क्यों? क्योंकि आर एल जो क्वांटिटी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो यूजर एंड की क्वांटिटी है। तो वी विल अप्रोक्सीमेट इट बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आर एल, ताकि हमारे इस इक्वेशन से आर एल रिमूव हो जाए। इसलिए समझ रहे हैं, मतलब कि आपने बताया कि आर नॉट को 0 कर देना चाहिए। यस, आर नॉट को हम 0 करके ये इक्वेशन को ऑलमोस्ट एवी कर सकते हैं। मतलब मैम ऐसा गेन बताना कि वो जो एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंड ना करे। बिल्कुल बिल्कुल यही है एक्सटर्नल पैरामीटर, मतलब आर एस एंड आर एल, दीज आर दी यूजर एंड के पैरामीटर, जो कि कहीं से कहीं तक एक डिजाइनर के कंट्रोल में नहीं होते हैं। सो वी विल नॉट मेक अ डिवाइस जो कि डिपेंडेंट होंगे आर एस और आर एल पे। तो यहाँ पे अगर हम अप्रोक्सीमेट करें तो यहाँ आर एल टेंस टू इंफिनिटी कर दे, और आर एल टेंस टू इंफिनिटी करने पे ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा ए स्मॉल बी। दिस इज द कंडीशन। इज इट क्लियर?
यस मैम। Yes, ma'am. मैम ठीक है? जो ये वी एरो मतलब करली बन रहा है वो स्मॉल वी है और ये कैपिटल वी है। इसी को मैं बता रही हूँ, एक मिनट इसको देखिए, ये है आपका इंटरनल गेन। यहाँ पे अभी आप ओपन लूप एंड क्लोज लूप वर्ड यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग फीडबैक येट। इज इट क्लियर? तो ये है आपका इंटरनल गेन एंड दिस इज एक्सटर्नल गेन। समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एम्पलीफायर की ओर चलते हैं। बस इतना हमें पढ़ना था बेसिक एम्पलीफायर के लिए। मतलब अभी आपने क्या पढ़ा कि अगर आपको एक बेसिक एम्पलीफायर डिजाइन करना है विच इज वोल्टेज इन नेचर, मतलब कि वो वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो गेन होगा वो इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो होगा। और बताइए, और इनपुट रेजिस्टेंस RI शुड बी वेरी हाई एंड आर नॉट शुड बी वेरी लो एंड आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट शुड बी वेरी लो। ये 3 कंडीशंस हैं। अब सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट एम्पलीफायर पढ़ने जा रहे हैं विच इज करंट एम्पलीफायर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? वोल्टेज डिवीजन अप्लाई कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे यूज, बताइए, फॉर करंट डिवीजन। यस, वी विल यूज करंट डिवीजन। तो अब हमारा जो सोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? सोर्स विल बी करंट सोर्स। ध्यान से समझिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बाकी के 2 एम्पलीफायर आप लोगों को डिजाइन करके मुझे दिखाना होगा, इसलिए अपने नोट से। ये हो गया आपका इनपुट स्टेज। नेक्स्ट इज AI, I. This is your R0 and then ये क्या है? RL। जो क्लियर? और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इस ब्रांच में हमारी क्या फ्लो हो रही है? I0 करंट। यहाँ हमारी क्या फ्लो हो रही है? I करंट। एंड दिस इज अगेन ये आपका बेसिक एम्पलीफायर हो गया जिसमें कि इनपुट सोर्स एंड आउटपुट जो भी हम ले रहे हैं वो लगा हुआ है। इज इट क्लियर? दिस इज योर। यस मैम। ठीक है, सेम। अब यहाँ पे भी कंडीशन जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर करंट डिवीजन अप्लाई करेंगे इनपुट में, तो आप बताइए कि ये आपका RI है। सारी पैरामीटर्स क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? सेम, अब यहाँ पे फिर से हमें कंडीशन निकालनी है फॉर RI, R0 एंड A कैपिटल I। ये 3 चीजें फिर से निकालनी है। इज इट क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे RS। अब आप बताइए कि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? मैम आइडियली इनफाइनाइट और प्रैक्टिकली as high as Negligible. possible, Sorry, as high as possible। ठीक, तो हम लोग अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने बोला दिस इज RS और इसको हम एक वैल्यू से लेकर के करते हैं। ये है आपका सेम वही एग्जांपल ले ले अगर हम, दिस इज योर 80 ओम, दिस इज योर 20 ओम एंड दिस इज शॉर्ट। आप बताइए कि यहाँ पे 50 एम्पियर की करंट है, कितनी फ्लो होगी? कोई बता सकता है?
जस्ट हम शॉर्ट सर्किट पाथ से चली जाएगी। सारी की सारी करंट 50 एम्पियर यहीं से जाएगी, 20 एंड 80 से कोई करंट जाने नहीं वाली है। क्यों क्यों ऐसा? मैम करंट flows from least resistive path. Yes, current follows the path which has least resistance or zero resistance. और जो पाथ में जीरो रेजिस्टेंस है, मतलब विच इज द शॉर्ट सर्किट पाथ, करंट विल फॉलो दैट रूट ओनली। तो यहाँ पे जो थर्ड हमने ब्रांच बनाई थी जो कि शॉर्ट सर्किट था, तो सारी करंट कहाँ से जाएगी? इस शॉर्ट सर्किट पाथ से। कोई करंट इस 20 एम्पियर से नहीं जाएगी, इस 80 एम्पियर से। और इस यहाँ पे हमने ये शॉर्ट सर्किट वाला पाथ नहीं बनाया होता तो क्या होता? तो फिर हम करंट डिवाइड रूल होता। करंट डिवाइड होता, और करंट डिवाइड करके अगर हम देखते तो यहाँ से मेजर पार्ट ड्रॉ होता। मतलब 20% जो है यहाँ से 80% वाला, 80% ऑफ दैट आई विल फ्लो एंड यहाँ से 20% ऑफ दैट आई विल फ्लो। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। Yes, तो ma'am. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि दिस आई एस, मतलब हमारा जो सोर्स करंट है आई एस, दिस शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू आई आई, मतलब ये कहीं भी डिवाइड ना हो, कुल मिलाकर के इस पाथ में डिवाइड ना हो। तो उसके लिए आर आई को हम क्या करें बताइए? आइडियली आर आई को क्या करें? जीरो। आइडियली जीरो कर दे, एंड प्रैक्टिकली इट शुड बी वेरी स्मॉल। और इसकी अगर हम कंडीशन बनाए विथ रिस्पेक्ट टू आर एस, तो क्या कंडीशन बनेगी? आर आई शुड बी वेरी वेरी स्मॉलर देन आर एस। इज इट क्लियर? यस और नो बताइए। Yes, ma'am. यस मैम। सिमिलरली अब आर नॉट की कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे भी करंट डिवीजन लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो ब्लॉक लगा हुआ, ये कौन सा ब्लॉक है? दिस इज करंट डिवीजन, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो करंट है तो ये करंट सोर्स, करंट सोर्स के बाद दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं पैरेलल में, क्योंकि करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो उसके पैरेलल में प्रेजेंट होता है, और जो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो उसके सीरीज में प्रेजेंट होता है। तो इस करंट सोर्स से एक आर नॉट रेजिस्टेंस विच इज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर, उसको हमें डिजाइन करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस आर एल। तो अब आर नॉट को हम क्या रखें कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट, मतलब दिस आई 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 शुड बी इक्वल टू, मतलब हमारी कंडीशन क्या बननी चाहिए? आई नॉट हमारा इक्वल होना चाहिए किसके? ए आई के, ऐसा होना चाहिए। बट एक्चुअली में करंट डिवीजन लगेगा क्योंकि आर एल लगा हुआ है। तो क्या इक्वेशन बनेगी? आर नॉट बाय आर नॉट प्लस आर एल। यस और नो बताइए। ठीक है। तो हमारा आर नॉट क्या होना चाहिए? आर नॉट शुड बी वेरी हाई, आइडियली इंफिनिटी एंड प्रैक्टिकली वेरी हाई। तभी मेजर पार्ट ऑफ दिस करंट और होल करंट विल फ्लो थ्रू दिस आर एल। और इसकी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? आर नॉट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एल। दिस विल बी द कंडीशन। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? ठीक है। तो नेक्स्ट चलते अब हम लोग ए आई कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? हमारा आर आई शुड बी वेरी वेरी स्मॉलर देन आर एस। सेकेंड इज आर नॉट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एल। एंड थर्ड इज ए कैपिटल आई हमें कैलकुलेट करना है, विच विल बी द रेशियो ऑफ आई नॉट बाय आई। एंड ये क्या होगी? ए स्मॉल आई इंटू आर नॉट बाय आर नॉट प्लस आर एल। ठीक है। इसमें भी अगेन अगर आपको बोला जाए कि आपको कंडीशन पुट करनी है कि ए आई शुड बी इक्वल टू, ए आई आपका कैसे इक्वल होगा? ए स्मॉल आई मतलब एक्सटर्नल गेन शुड बी इक्वल टू इंटरनल गेन। तो उसके लिए अगेन आर एल को हमें आर एल टेंस टू जीरो करना होगा। उस केस में हमने आर एल टेंस टू इंफिनिटी किया था, तब यहाँ पे ऐसा हुआ था। ठीक है। इज इट क्लियर?
Yes, ma'am. ये इक्वेशन और पिछली वाली इक्वेशन दोनों में थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है। सही इक्वेशन लिखिए अभी आप लोग साथ में लिखते जाते हैं या बस देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, करते क्या है बताइए। बताइए, कुछ पूछ रही हूँ मैं। मैम लिख क्या रहे हैं। लिख रहे हैं? ये कौन बोल रहा है? सपना। ओके, बाकी लोग मैम लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। ये कौन है? विकास। ओके, बाकी लोग जो बोल नहीं रहे हैं लिख रहे हैं क्या? Yes, ma'am. क्योंकि अगर गलती से भी मौका मिल गया कि आपको कॉलेज आना है, देन आई विल चेक दी नोट्स ऑल्सो, तो सोच समझ के बोलिएगा एंड सोच समझ के नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो मेक इट सीरियसली, क्योंकि क्लास मेरे एंड से तो सीरियसली चल रही है, आपके एंड से सीरियसली चल रही है ये नहीं, ये आप लोग बता सकते हैं। इसलिए सॉरी, यहाँ पे ए बी होगा। तो ये इक्वेशन करेक्ट करिएगा आरएल के साथ जो हमने कंडीशन बनाई है, ए कैपिटल वी एंड दिस इज इंफिनिटी। इज इट क्लियर? क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और अगर लिखने के लिए सपोज आपसे पूछा जाता है, वैसे ये आपसे पूछा नहीं जाता है, आज तक पूछा नहीं गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, बट आगे जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके लिए ये बेस है। इससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये एम्पलीफायर हमने इसलिए वहां पे पढ़ा था, इसलिए हमें इनपुट रेजिस्टेंस, ये जो आपने 3 पैरामीटर्स देखे हैं, मतलब 3 डायमेंशन कह लूं मैं, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस एंड गेन, ये तो बेसिक है। उसके बाद फिर नॉइस, बैंडविड्थ एंड डिस्टॉर्शन ये सब भी आएगा जो कि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ी है। बट ये जो 3 है, अगर आप लोग गेट का क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, तो जब हम लोग अभी इसको फीडबैक एम्पलीफायर के साथ पढ़ेंगे, तो वहां पे डायरेक्ट आपको सिर्फ ये देख करके, मतलब सिर्फ नाम देख करके आपको बताना होगा, और आप ये बता सकते हैं, खुद भी बता सकते हैं कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगा या लो होगा। गेट के अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादातर पूछे ही जाते हैं कि अगर वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है तो उसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा ये आप लोग बता सकते हैं किस बेसिस पे, क्योंकि आपने उसका कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। इज इट क्लियर? इसलिए इसको हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट एम्पलीफायर जो है, नेक्स्ट एम्पलीफायर कौन सा होगा, नाम बताइए अब। ट्रांस रेजिस्टेंस। हाँ, ट्रांस रेजिस्टेंस एंड ट्रांस कंडक्टेंस। तो अब दोनों को हम एक साथ करते हैं। क्यों एक साथ करेंगे? ताकि आप लोग को जो वर्क अब इसमें करना है वो आप लोग थोड़ा और अच्छे से कर सके। जिनको समझ नहीं आया है वो लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने 2 एम्पलीफायर पढ़े हैं। और हाँ, एक और चीज ये बताइए कि ए बी पढ़ा आपने, ए आई पढ़ा, ये 2 चीजें पढ़ी, दोनों की यूनिट क्या है? डायमेंशनलेस। हाँ, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। पर अब जो एम्पलीफायर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये डायमेंशनलेस नहीं होंगे। थर्ड इज ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर एंड दिस इज ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। आज के लिए आप लोगों को ये समझ में आया कि कल आपको क्या मुझे दिखाना है, इसका डायग्राम, इन दोनों के डायग्राम्स एंड ये तीनों के तीनों जो आज मैंने आर आई, आर नॉट एंड ए आई मतलब गेन बताया हुआ है, वो आपको इन दोनों के लिए बताना है मुझे, और विथ डायग्राम। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को डायग्राम नहीं बताने वाली हूँ, बस मैं आप लोगों को ये बता देने वाली हूँ कि इसका इनपुट स्टेज कैसा होगा, इसका आउटपुट स्टेज क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल एक ब्लॉक बना रही हूँ। दिस इज योर ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। इसके गेन को आपको डिनोट करना है आर एम से, मतलब जो एक्सटर्नल गेन है दिस इज योर आर कैपिटल एम, और जो इंटरनल गेन होगा आर स्मॉल एम। सिमिलरली इसको किससे डिनोट करूंगी बताइए, ट्रांस कंडक्टेंस को किससे डिनोट करना है? जी से। तो ये हो जाएगा, ये आपका स्मॉल एम मतलब इंटरनल वाला पार्ट हो गया, एंड कैपिटल एम मतलब एक्सटर्नल वाला। तो ट्रांस रेजिस्टेंस में हम इनपुट में क्या देंगे क्वांटिटी, दिस विल बी द रेशियो ऑफ V by आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट।
मतलब दिस विल बी रेशियो ऑफ V नॉट बाय I. Similarly, GM will be ratio of I naught and BI. G capital M will be ratio of I naught by VI. Is it clear? अब देखिए, जब हम लोग वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे थे तो हमारा इनपुट में भी VI था और आउटपुट में V नॉट था। तो अगर इनपुट में VI है तो हमें वो सीरीज वाला ब्लॉक हमने लगाया है और आउटपुट में भी सीरीज वाला ब्लॉक। बट यहाँ चेंज क्या आएगा डायग्राम में, अब यहाँ पे हमें इनपुट में करंट देनी है। तो करंट देने के लिए हमें कौन सा सर्किट लगाना होगा इनपुट स्टेज में, बताइए? शंट में, जहाँ पे कि हमारा इनपुट में करंट सोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके बाद उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड देन RI ये, और आउटपुट में कौन सा पार्ट आ जाएगा, सीरीज। और यहाँ पे कौन सा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आएगा, ये भी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया है? प्रबल सिंह। दिस इज योर I होगा, इनपुट वोल्टेज पे डिपेंडेंट एक वोल्टेज सोर्स होगा। क्यों वोल्टेज सोर्स होगा? क्योंकि हम आउटपुट में क्या क्वांटिटी ले रहे हैं, वोल्टेज क्वांटिटी ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो सोर्स प्रेजेंट होगा उसका नेचर क्या होगा, अगर करंट प्रेजेंट होगा तो वो आप उसके बाद पैरेलल में रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो जाएगा। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस हो गया तो पूरे की पूरी हमारी कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी। वोल्टेज उस केस में भी निकल आएगा, लेकिन हम इसको क्यों ऐसा बना रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए, और ज्यादा टफ करने के लिए नहीं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होगा वो होगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और उसका जो गेन होगा दैट विल बी R स्मॉल m। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो ये आप लोग अब बना सकते हैं या नहीं, बताइए? यस मैम, बना सकते हैं। Yes, ma'am. क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट उठ करके इधर जाएगा और ये वाला पार्ट उठ करके इधर आएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स होगा वो, यहाँ पे जो डिपेंडेंट सोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे चारों सोर्सेस जो आपने पहले पढ़े हैं वो इन चारों एम्पलीफायर्स में यूज हो रहे हैं, और एक्चुअली इसीलिए ये सोर्सेस प्रेजेंट भी है क्योंकि आगे जा करके हमें उसको कहीं ना कहीं यूज करना है, एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक यूज ऑफ दैट डिपेंडेंट सोर्सेस। इज इट क्लियर? अब इन दोनों के लिए आपको क्या क्या बताना है मुझे कल की क्लास में, आज ही आप लोग करके रखिएगा। कल सबसे पहले ही आपको अपना वीडियो ऑन करके, तो ढंग से रहिएगा और वीडियो ऑन करके जैसा कि क्लास में आते हैं वैसा ही आपको अपियर करना है कि आपने ये किया हुआ है, अपने नोट्स दिखाने हैं मुझे। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो Yes, सिंपल ma'am. आपका एक पेज में ही आ जाएगा, उसमें आपको क्या बताना है, RI क्या होगा, R नॉट की कंडीशन क्या होगी, एंड G गेन, इन दोनों के लिए क्या होगा, ये तीन चीजें। ठीक, क्योंकि मैं आपसे असाइनमेंट लूँ, असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में चेक करना और भी ज्यादा मतलब कठिन नहीं होता है, हम लोग के लिए बोरिंग होता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं करने जाते हैं ज्यादातर। अगर वही ऑफलाइन होता तो तुरंत चेक करके आपको क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। तो इसलिए बेटर है कि आपको जो भी दिया जा रहा है आप क्लास में ही दिखा दीजिए। असाइनमेंट तो आगे मिलेंगे ही, वो तो करना ही होगा क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ योर करिकुलम, असाइनमेंट एंड ये सारी चीजें तो होंगी ही, बट अभी के लिए आपको ये करना है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट अब हम लोग जो करने वाले हैं, और साथ ही साथ वो कंडीशन भी बतानी है, ये कंडीशन के साथ आइएगा। ये जो AI एंड AV सिमिलरली RM एंड GM की कंडीशन होगी, ये करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे A स्मॉल I मतलब इंटरनल गेन आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, दिस इज योर एक्सटर्नल गेन के साथ हमने ये कंडीशन पुट करी हुई है। इज इट क्लियर? यस मैम। तो नेक्स्ट अब हम लोग टोपोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, फीडबैक टोपोलॉजी। अभी तक जो आपने पढ़ा है, दीज आर दी बेसिक एम्पलीफायर्स जो कि एनालॉग सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। मोस्ट बेसिक एम्पलीफायर मतलब हम कोई भी बड़ा से बड़ा सर्किट लेकर के अगर एक एम्पलीफायर बना रहे हैं तो वो एम्पलीफायर या तो वोल्टेज एम्पलीफायर होगा या करंट एम्पलीफायर होगा या ट्रांसकंडक्टेंस या ट्रांसरेजिस्टेंस। बट अभी तक आपने इसमें फीडबैक अप्लाई नहीं किया है, देखा आप सभी ने ना, कहीं से कहीं तक हमने आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट नहीं किया था, तो वहां पे हमने फीडबैक अप्लाई नहीं किया है। बट अब हम पढ़ेंगे फीडबैक टोपोलॉजी कि इन्हीं एम्पलीफायर्स में अगर हम फीडबैक को अप्लाई कर देते हैं
तो ये जो हमने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं, मतलब दी इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, और जो गेन है उस गेन में क्या चेंज आने वाला है बाय यूजिंग दिस फीडबैक, तो उसको जो नाम दिया गया है वो नाम क्या है? नेम इज फीडबैक टोपोलॉजी। फीडबैक टोपोलॉजीज और फीडबैक मैकेनिज्म, तो हम फीडबैक आपकी मैकेनिज्म भी हो सकती है कि कितने तरीके से अब हम फीडबैक को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाम से देख लेते हैं। सबसे पहला है वोल्टेज सीरीज फीडबैक। सेकंड voltage shunt feedback. Third is current series feedback, and fourth is current shunt feedback। ठीक है, सभी ने देखा, समझा, लिखा इसको? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या बोलते हैं। यहाँ पे अब हम फीडबैक का कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना, वो अप्लाई करने वाले हैं। तो प्लीज क्विक रिमेम्बर कि वो क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, कहाँ सैम्पलिंग और कैसी मिक्सिंग करी थी, वो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब हम फीडबैक की बात कर रहे हैं। फीडबैक की बात करने का मतलब है कि हम आउटपुट की क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, इनपुट में मिक्स कर रहे हैं। तो अगर आउटपुट की क्वांटिटी इनपुट में मिक्स हो रही है तो आउटपुट से एक क्वांटिटी को लिया जा रहा है, तो उसको लेने का एक तरीका है। सिमिलरली इनपुट में एक क्वांटिटी को दिया जा रहा है तो उसको मिक्स करने का एक तरीका है, जो कि हमने पहले ही हमने देख लिया है। तो ये एक सबसे पहले आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज एंड करंट शंट ऐसे नाम मिल रहे हैं, तो जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है this voltage will always represent the output quantity, and the second word will always represent the input quantity। मतलब कि आउटपुट से हम क्या ले रहे हैं, वोल्टेज, और इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, सीरीज में दे रहे हैं। अब ये बताइए आप लोग कि इनपुट में सीरीज में क्या दिया जाता है? वोल्टेज। इनपुट में सीरीज में वोल्टेज दिया जा रहा है। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो क्वांटिटी ली जा रही है आउटपुट से, आउटपुट वाली जो क्वांटिटी है वो क्या है, वोल्टेज। ठीक है, और इनपुट वाली क्वांटिटी क्या है, वो क्या है, सीरीज में मिक्सिंग। याद करिए, सीरीज में हम लोग हमेशा इनपुट में मिक्सिंग वोल्टेज को मिक्स करते हैं। तो मतलब कैसा एम्पलीफायर हुआ, वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर हुआ। वेरी गुड। ये मतलब इस वर्ड को देख करके, वोल्टेज सीरीज वर्ड को देख करके आपने क्या समझ लिया कि हमने आउटपुट से वोल्टेज लिया है और इनपुट में वोल्टेज दिया है, और इस तरीके से ये एक कैसा एम्पलीफायर हुआ, एक ऐसा एम्पलीफायर जिसमें कि जो कि वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है, वोल्टेज एम्पलीफायर, एंड जिसमें कि फीडबैक कौन सा यूज किया गया है, वोल्टेज सीरीज। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसी में ही आप दूसरा वर्ड देखिए, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है शंट सीरीज। हाँ, इसी का जो दूसरा नाम है वो है, इसको थोड़ा सा हम रिवर्स कर दें, इसका दूसरा नाम है सीरीज शंट फीडबैक टोपोलॉजी। अब यहाँ चेंज क्या आया है, यहाँ जो सीक्वेंस था वो क्या था, ये था आउटपुट और इनपुट का सीक्वेंस, एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इज इट क्लियर? मतलब कि इनपुट में हम सीरीज में मिक्स कर रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ड इज सीरीज,
डैश आउटपुट में से हम जो क्वांटिटी ले रहे हैं वो क्वांटिटी क्या है, वोल्टेज की। तो वोल्टेज को हम आउटपुट से कैसे सैंपल करते हैं, जल्दी से याद करिए, हम वोल्टेज को आउटपुट से हमेशा पैरेलल में लेते हैं, मतलब कि शंट में लेते हैं। तो उसको क्या लिख दिया, सीरीज शंट। ये सीक्वेंस होता है फॉर जो अनदर नेम है, मतलब इसको आपको या तो आपको वोल्टेज सीरीज नाम से आ जाएगा या तो आपको सीरीज शंट नाम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आपको समझ में आने चाहिए। सीरीज शंट का मतलब है कि इनपुट में सीरीज में मिक्सिंग हो रही है और आउटपुट से शंट में सैम्पलिंग हो रही है। तो अब सीरीज में मिक्सिंग किसकी होती है, वोल्टेज की होती है, एंड शंट में सैम्पलिंग किसकी होती है, वोल्टेज की होती है। मतलब कौन सा एम्पलीफायर है, वोल्टेज एम्पलीफायर। ये आपके समझने की चीज है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, देखो अभी जो मैंने बताया आपको, ये ऐसे 5 मिनट में सुन के या 2 मिनट में सुन के एकदम से दिमाग में बैठने वाली चीज नहीं है। अभी हमारे पास बाकी की 3 और टोपोलॉजीज भी हैं और अभी हम इसको विथ डायग्राम करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें कि हम डिटेल में सारे पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगे ये वोल्टेज एम्पलीफायर नाम से आएगा इसलिए। तो अभी के लिए जो आपको करना है, सिंपली इन मेंस के थ्रू आप ये डिटरमाइन कर लीजिए, मतलब कल के लिए आपको ये भी नोट डाउन करके रखना है, कोई डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको क्या करना है कि कौन सा एम्पलीफायर बनेगा एंड उसका दूसरा नाम क्या होगा, ये आपको लिख करके रखना है। कर सकते हैं? यस मैम। कर सकते Yes, हैं, ma'am. करते हैं। मतलब क्या करना है, आपको इन चारों टोपोलॉजीज को लेना है और उसके बाद इनका जो एक एक नाम मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद जो दूसरा दूसरा नाम होगा वो भी आपको लिखना है। आपको मैंने ये बता दिया है कि इसका सीक्वेंस कैसा है। इस वाले नाम में सीक्वेंस है आउटपुट वर्सेस इनपुट, और इस वाले नाम में जो सीक्वेंस है इनपुट डैश आउटपुट। इज इट क्लियर? ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्लास एंड कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपकी सेकंड क्लास शेड्यूल्ड है, तो उसमें डिले नहीं करें, क्योंकि आप लोग ये एंड करेंगे वहां ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं। कल अगेन अपनी फर्स्ट क्लास है, तो कल मैं आज थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया था, कल उसको टाइम पे शुरू करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। मैं क्लास एंड कर रही हूँ ताकि आप थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।